बढ़ा, कॉरपोरेट टैक्स तो बढ़ा नहीं, उसमें कंसेशंस और दे दिए। आज यदि मैं कॉरपोरेट के बाहर हूँ तो मुझसे इनकम टैक्स लिया जाएगा 30%, अगर मैं सीमा में आता हूँ, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स 25% है और एक्चुअल रियलाइजेशन उसका 22.5% होता है। यानी कि अरबपति खरबपति लोग कम टैक्स देंगे और साधारण आदमी ज़्यादा टैक्स देगा। अब पेट्रोल डीजल का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन वर्षों में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 2014 में पेट्रोल पर 9.48 रुपये हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 32.98 हो गई है। यानी कि पेट्रोल पर लगभग 23 रुपये प्रति लीटर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, 9 रुपये से 32 रुपये। और डीजल की जो केवल 3.5 रुपये थी उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया 31 रुपये 83 पैसा। यानी कि 23 रुपये 50 पैसे बढ़ाए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए पेट्रोल में और 28 रुपये 27 पैसे बढ़ाए डीजल में, जबकि कच्चे तेल का भाव कम होता चला गया। 2014 में कच्चे तेल का भाव $104 प्रति बैरल हुआ करता था, जो कि मांग घटने से $37 से $50 प्रति बैरल हो गया था। ये लाभ कंज्यूमर को जाना चाहिए था, लेकिन ये लाभ कंज्यूमर को नहीं गया। ये लाभ गया मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी सरकार को। और 6 सालों में पेट्रोल के 3.5 गुना और डीजल पर 10 गुना इन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि की है। और साथ में बताना चाहता हूं कि इसमें पेट्रोल डीजल से इन्होंने लगभग 2 लाख करोड़ प्रति वर्ष सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल से ली जाती है, जो कि आम आदमी, जो कि स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला, ट्रक वाला, कार वाला, छोटी गाड़ी वाला, ये उसकी जेब से पैसे निकालकर इन्होंने टैक्स लिया है। जबकि होना ये चाहिए था कि कच्चे तेल का भाव लिंक करना का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने लिया था कि जो रेट कच्चे तेल की होगी उसी आधार पर पेट्रोल और डीजल की रेट तय होगी, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उसमें फिक्स थी। अब यही नहीं है, बिहार के मामले में कहना चाहता हूं कि बिहार के मामले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिविजिबल पूल में जाती है। यानी कि कुछ हिस्सा सेंट्रल एक्साइज का, क्योंकि ये जीएसटी में नहीं आता है, तो इसलिए इसका डिविजल पूल में जो है ये जाता था जो एक्साइज ड्यूटी का जो 9, उसका डिविजल पूल में जाता था 6.35 रुपीज़। यानी कि उसका हिस्सा 6.35 पैसा राज्यों को जाता था, और वही डीजल का जाता था करीब उसमें 9%। अब वो घटा दिया गया और घटा के उसको डिविजिबल पूल से हटाकर सेस में डाल दिया। यानी कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है 2.25 लाख करोड़ हो गया, 60,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर 2014 में 60-70 हज़ार करोड़ आता था, वो 2.25 लाख करोड़ हो गया। और उसमें भी जो स्टेट का हिस्सा था वो कम कर दिया गया। पूरे तरीके से इन्होंने सरकार को घाटा दिया है और राज्यों का अधिकार भी छीना है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है
कि जब राज्यों का अधिकार छिन रहा था तो नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बचाने के लिए मोदी जी के हर निर्णय का वे सब स्वागत कर रहे थे। अभी उन्होंने पहली बार हिम्मत दिखाई है कि पिछड़ा वर्गों का सेंसस आरक्षण सेंसस के हिसाब पिछड़ा वर्गों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन गए थे, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी गई। लेकिन उन्होंने दिखा दिया बिहार की जनता के हम आरक्षण के बिहार ओबीसी के पक्ष में है, लेकिन मोदी जी ने उनकी बात नहीं मानी है आज तक। आगे मान ले मैं नहीं जानता। और इस तरह से आप देखेंगे कि भारत पे 2014 में कर्जा था 54,90,000 करोड़ रुपए, जो 2020 में हो गया 100 लाख करोड़, यानी कि आज़ादी से लेकर 2014 तक 54,000 और 2014 से लेकर 2020 में लगभग 50 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया। इस तरह से हर पहलू पर इन लोगों ने नुकसान किया है। आप डिमोनेटाइजेशन में उन्होंने कहा था नोटबंदी होगी, काला धन आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी बंद हो जाएगी और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा उस समय। और ये भी कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। 2016 सितंबर में जो करेंसी सर्कुलेशन में थी वो थी 17.9 लाख करोड़। लोकसभा और राज्यसभा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कराना चाहती थी, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसान विरोधी बिलों पर, पेगासस पर, लेकिन न लोकसभा न राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी शाह की सरकार को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने मना कर दिया। आखिर इन मुद्दों पर चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहां होगी? एक तरफ यूपीए सरकार में और उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जब इस प्रकार के जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा के लिए मांग की गई, चर्चाएं हुई, बहस हुई, उन्होंने विपक्ष ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने अपना पक्ष रखा और जनता के सामने ये बात गई। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी जो है पूरे तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण उन्होंने कर रखा है। बिना उनकी मर्जी के कोई चर्चा ना लोकसभा में ना राज्यसभा में हो सकती। इसीलिए एआईसीसी ने यह तय किया है कि वे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों को भेजेंगे। आज की जो समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, और किस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय संपदा को, और जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्र निर्माण में पीएसयू और पब्लिक सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे बांध हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सब को बेचने के लिए उन्होंने नेशनल मॉनिटाइजिंग पाइपलाइन की घोषणा की। लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर, कर्जा लेकर और घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। मोदी जी कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप बेच क्या रहे हैं? वो संस्थाएं अब
भारत पेट्रोलियम, जो कि हर साल 8 से 10,000 करोड़ का उसमें आपको मुनाफा देता है,